बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम लेकर जो कि लाइव क्लिनिक है, हम हाजिर हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर हमें कॉल ज़रूर करें और हमसे सवालात पूछें। जो भी सवाल है आपके जहन में आपकी सेहत से मुतालिक। नंबर मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। द नंबर है 0519212644। दूसरा हमारा नंबर है 0519212643। इन दोनों नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कॉमन है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के हवाले से। हम सब जानते हैं कि हमारे जिस्म में नालियों का एक जाल सा बिछा हुआ है जिसमें से खून हर वक्त एक ख़ास रफ्तार से गर्दिश कर रहा है, लेकिन अगर ये रफ्तार किसी वजह से तेज़ हो जाए तो इंसान को फ़िशारे खून, जिससे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, उसका मसला लाहक हो जाता है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो आप में से वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है हमें ज़रूर कॉल करें और हमसे सवाल पूछें, क्योंकि उन सवालात के जवाब देने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल अजहर महमूद कियानी साहब। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि सर हमारे लिए और आपके लिए और इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि सर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोगों को कई महीने वेट करना पड़ता है। तो जो हमने ये सफ़र हेल्थ अवेयरनेस का स्टार्ट किया है, इसमें सर हमारे साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकालने का। और जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप पहले बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और ये एक सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायस्टोलिक, तो दोनों पे क्या फ़र्क है सर, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है? ये दोनों एक लिमिट होती है। एक ऊपर वाला बताता है जब वो पंप करता है, और फिर जब रिलैक्स करता है हार्ट तो नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर वो बताता है। अच्छा। ये इसकी एक ख़ास रेंज है ब्लड प्रेशर की, और ये आतिक नाजरीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब वो जाते हैं एक डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक में तो डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं जी आपका लो हो गया है या हाई हो गया है। ये रेंज में होगा तो नॉर्मल होगा, ठीक है। इससे नीचे होगा तो लो होगा, ऊपर होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। नीचे वाली जो लिमिट है वो है 90-60, यानी ऊपर वाला 90 हो और अच्छा। नीचे वाला 60 हो। ठीक है। और ऊपर वाली लिमिट है 140-90। अगर इसके दरमियान में आपका ब्लड प्रेशर रहता है तो ये नॉर्मल है, ये ना लो है ना हाई है। ठीक है। इसके बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा लो ब्लड प्रेशर, जब उसे पता करते हैं ब्लड प्रेशर कितना है, जी 100-70 है, 110-70 है, वो लो नहीं है भाई, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है। और अगर आपको डॉक्टर साहब कहते हैं लो, तो नहीं कि नहीं ये तो नॉर्मल है, लो नहीं आपको है। खुद पता होता ही है चाहिए कि किसी ने इंजेक्शन लगवाना होता है, किसी ने ड्रिप लगानी होती है कि लो ब्लड प्रेशर है तो आपको ड्रिप लगा के ज़रा ठीक कर देते हैं। तो ये चीज़ मरीज़ एजुकेटेड होना चाहिए और उसे कहे जी मेरे नुस्खे पे आप लिख दें कि मेरा कितना ब्लड प्रेशर, ये नहीं लो या हाई नहीं, जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर है मेरे नुस्खे पे लिख दें। वो जो अगले डॉक्टर के पास जाते हैं उसे भी पता होता है कि ये जब मरीज़ गया था फलां डॉक्टर साहब के पास तो उस वक्त ये उसका ब्लड प्रेशर है, और वहाँ से फिर वो आगे वो रेफरेंस के हिसाब से आगे चलते हैं। ये जो लो और हाई ब्लड प्रेशर, लो हो तो आपको ज़रा वीकनेस 90-60 से हो तो वीकनेस महसूस होती क्या है। होती हैं सर कि अगर लो हो रहा है या हाई हो रहा है तो किस तरह से पता चलेगा? नॉर्मल जब रेंज में रहता है तो ऐसा कुछ होता नहीं, जब 90 से नीचे जाता है तो आपको थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, टांगों में थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस होती है, ऐसे लगता है टांगों में से जान निकल गई, या कई दफ़ा चक्कर आ जाता है। लेकिन उस सूरत में जब लो हो, जब 90-60 और 40-90 के दरमियान रहे तो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और जब हाई होता है तो 95% में अलामत होती ही नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसीलिए और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है ना, इसे कि मरीज को पता ही नहीं खामोश होता। कातिल कहते हैं, इसलिए कि ये उस वक्त पता चलता है जब आप चेक करवाते हैं। आपको कोई अलामत नहीं होती जो अलामत आपको फोर्स करे कि जी आप डॉक्टर को जाकर दिखाएं, तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाते नहीं, और आप डॉक्टर के पास किसी और मकसद के लिए जाते हैं, किसी को बुखार है, गला खराब है, नज़ला वगैरह है, तो वहाँ पे जब ब्लड प्रेशर चेक हो तो पता चलता है आपको तो ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है। सर यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। जी खुरम खान बात कर रहा हूँ नौशहरा से। जी, मसला बयान करें अपना और अपनी उम्र भी बताइएगा हमें। जी सर मेरी 29 है, जो मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, टांगों में दर्द होता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था, ये किस वजह से होता है? अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो किस वजह से होता है? जी सर, टांगों में दर्द होता है। कितना लो तो आप कह रहे हैं, आपने चेक करवाया है या आपको सिर्फ महसूस होता है तो आप कहते हैं कि लो हो रहा है? कभी चेक किया है आपने? जी जी चेक किया है। कितना होता है आपका ब्लड प्रेशर? जी 150-60 तक आ जाता है। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं।
ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। ये इन्होंने बताया कि लो ब्लड प्रेशर होता है, अगेन वही जिसको हमने बिल्कुल। शुरू किया था कि 100 और 50 है, और ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब इन्हें किसी ने बता दिया, डॉक्टर ने, आपका ब्लड प्रेशर लो, और इनके जहन में ये चीज़ घुस गई है कि लो है, और इन्हें अब टांगों में कमजोरी महसूस होनी शुरू हो गई, बिल्कुल जो कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी हाँ, चाहिए। वो नहीं होती। आई थिंक ये बेस्ट इनका यही होता है कि ये वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आधा घंटा तेज़ पैदल चलें, साइकिल चलाएं, ये एक्सरसाइज है, तो इनकी जो कमज़ोरी है वो बेहतर हो थोड़ा जाएगी। खाएं हाँ, पिएं, खाएं फ्लूइड्स ले पिएं। लें अभी थोड़े अभी से। आजकल जैसे मौसम है, बरसात वाला मौसम है, पसीना ज़्यादा हब्स वगैरह होता है, और पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें आपका पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होती है, तो बिल्कुल। इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक, नींबू पानी हाइड्रेटेड पीना, रखें अपने आप हाइड्रेटेड को। रहना चाहिए। आपको इतना पसीना निकल जाता है, आपको महसूस नहीं होता, बिल्कुल। वो होता है और ड्राई हो जाता है, और आपको ड्राई हो कपड़े भी कई दफ़ा गीले नहीं होते। वैसे तो आप बाहर निकलो तो बहुत गीले होते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उससे आपको वीकनेस फील होती है, ना सिर्फ जिस्म में वीकनेस फील होती है, बल्कि टांगों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। और जिनके ब्लड प्रेशर नहीं है, टांगों में दर्द होता है, तो नींबू डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के ले लें, तो आपकी सही। टांगों का दर्द जो है वो ठीक वो हो बेहतर हो जाएगा। जी, जाएगा। जी। यानी अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और नाजरीन, जिस तरह कि हम बार बार बता रहे हैं कि आपको रेंज पता होनी चाहिए, जिस तरह कि सर ने बताया 90/60 से अगर आपका बीपी कम होता है तब इट्स लो ब्लड प्रेशर, अदरवाइज आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब, वालेकुम जी मैं सलाम। अजमत दिल्ली खां से बात कर रही हूँ। मेरी अम्मी का ना जो बीपी है ना वो हर वक्त हाई रहता है, और वो नॉर्मल की गोली खाए तो फिर उसे कुछ फाका होता है, वरना उसके सर में दर्द होता है, उसकी पट्टों को जो है ना वो छिकड़ो हो जाता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी मदर की? यही है कि तकरीबन 73। अच्छा, दवाई आपने कहा वो ले रही हैं, क्या डोज ले रही हैं दवाई की? कौन सी ले रही? कौन सी दवाई ले रही हैं आपने बताया? सर आई थिंक लाइन कॉल ड्रॉप कॉल हो कट गई है। इनकी मदर का ब्लड प्रेशर हाई है और सर में उस वजह से उनको दर्द होता है। क्या कहेंगे? उसमें देखें बहुत कम जो है मरीज़ हैं जिनको सर का दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, बल्कि कई दफ़ा सर दर्द की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। और कई दफ़ा सर दर्द जो है वो ब्लड प्रेशर वजह नहीं होती, वैसे ही सर दर्द होता है, और सही। आप उस सर और दर्द भी के लिए बहुत सारे मेडिसिन ले लें, स्ट्रेसर्स हैं पैनाडोल, लाइफ में। पैरासीटामोल उसके लिए ले लें, वो ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मेरा सर दर्द रहता है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जब चेक करते हैं तो वो ठीक होता है। अच्छा सर, गुस्से के साथ भी कोई कनेक्शन है? वो देखिए, जब गुस्सा होता है ना तो उसमें से जिस्म में चंद ऐसे मादे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन जो है वो सिक्रीट होते हैं, और उसकी वजह से आपकी हार्ट भी रेट भी बढ़ता है और आपका ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाता है। गुस्से का तो बड़ा रोल है, गुस्से का रोल है। गुस्से का बहुत ज़्यादा रोल है। आपका हार्ट पाउंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर है, हमें गुस्सा ना दिलाना। गुस्सा आता नहीं, उसमें से दो चीज़ें होती हैं कि कई दफ़ा आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और आप कंफर्टेबल नहीं होते, ठीक, यानी आप खुद महसूस कर रहे होते हैं कोई गड़बड़ है और मैं कंफर्टेबल नहीं, तबीयत मेरी जो है ख़राब है, और वो बयान भी नहीं कर सकते कि क्या तकलीफ हो रही है। उस वक्त ये होता है, और फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। उस चिड़चिड़ेपन में जब अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो ज़्यादा होता है। और कई दफ़ा जब आप गुस्सा करते हैं, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, और जो ही आप गुस्सा करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जंप कर जाता है, सही। और वो फिर जब सेटल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, वैसे तो गुस्सा हर एक के लिए नुकसानदेह है, लेकिन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी है या शुगर है, तो ये तीनों चीज़ों को ख़राब करता है गुस्सा। सही। सर, यहाँ पर कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं शमीम अहमद बात कर रहा हूँ। जी, मसला बताइएगा। इस्लामाबाद से। वैसा ये मैं अपनी मेडिसिन ले रहा हूँ कि 2006 से टेनॉर्मिन 50। ठीक है, मेरा ब्लड प्रेशर माशाल्लाह सेटल्ड है। सही। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ किसी से कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, या कंटिन्यू रखूँ मैं? आपकी एज क्या है? तकरीबन 58। लास्ट टाइम कब दिखाया था? लास्ट टाइम आपने कब दिखाया था डॉक्टर को? मैंने चेक नहीं कराया, बहुत पहले ही कराया। तो आपको कैसे पता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल मैं चल चेक रहा करता है? रहता हूँ घर पे। आप खुद चेक करते रहते हैं, ठीक है। जी, Thank you. अच्छा, ये जो देखें ब्लड प्रेशर का बड़ा ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर जो है ना, जब आपको होता है 140/90 से ऊपर होता है, तो ये 24 घंटे आपके सर से लेके पाँव तक जिस्म को डैमेज कर रहा होता है। अच्छा, आपके दिमाग, आपकी आंखें, आपका दिल, आपके गुर्दे और टांगों की नालियाँ सबको इनको ये तंग affect कर कर रहा सकता होता है है। और डैमेज कर रहा होता है, और वो डैमेज कई दफ़ा ऐसा होता है जो परमानेंट होता है। और अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को 140/90 से नीचे रखेंगे तो वो डैमेज नहीं होगा, सही, वो एक किस्म की नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारेंगे जैसे ब्लड प्रेशर नहीं है। सही। तो उसके दो तरीके हैं।
कि या तो आप डाइट वगैरह से कंट्रोल करके रखें या अपनी दवाई बाकायदगी से खाते हैं। और हर 3 महीने के बाद, शुरू में तो अगर कंट्रोल नहीं होता तो हर 2 हफ्ते के बाद जाकर डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, तो इनको दिखाना चाहिए सर डॉक्टर जिनको को? दिखाना चाहिए, मैं वही बात बताने लगा हूँ कि हर 2 हफ्ते के बाद जब कंट्रोल हो जाए तो फिर महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद दिखाएं, लेकिन अपनी दवाई ना छोड़ें। दवाई नहीं देखें, ये जो ब्लड प्रेशर है ये पूरी जिंदगी का मसला है। बिल्कुल। ये एक और ठीक कॉलर नहीं होता, हमारे ये साथ कंट्रोल यहाँ होता पर है। मौजूद हैं सर, उनसे बात करते हैं। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर जी, बन्नू से बात करते हैं, हबीबुल्लाह खान। जी वालेकुम अस्सलाम, मसला बताइएगा अपना। मसला जी यही है, जो वो लोग बोलते हैं बाजार में कि ये हार्ट अटैक से मर गया, तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, या लोग बोलते हैं कि ये फलेज की वजह से इस तरह हो गया। बाकी हम सब ठीक है, लेकिन जब लोग बोलते हैं ना ये इस वजह से मर गया, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो आपने डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, बन्नू में जो है ना हार्ट वाला डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर नदीम खान। ठीक है, उन्होंने कोई दवाई दी है आपको ब्लड प्रेशर दवाई? के लिए? हाँ, ब्लड प्रेशर का दवाई दिया दी, वो जो है ना जो हम कहते हैं, फिर इससे भी हमारा हालत खराब होता है। ब्लड प्रेशर कितना रहता है? कितना ब्लड प्रेशर रहता है आपका? पहले जी 180 150 बट 110 था। फिर एक आदमी ने जी बताया हॉस्पिटल में जो है कम ना, उसने बोले यार ये तो बहुत ज्यादा है, और चले जाओ दिल को डॉक्टर से बताओ। मैंने इससे भी बढ़ गया, 200 से भी बढ़ गया। बाकी हम सब ठीक ठाक होते। जब आप सिगरेट नोशी वगैरह करते हैं? सिगरेट नोशी, आपको शुगर कोई और मसला? नहीं जी, इंशाल्लाह ठीक ठाक हो, बाकी कुछ मसला नहीं। सही, नस्वार वगैरह इस्तेमाल करते हैं? नहीं जी, कुछ भी नहीं करता हूँ। तकरीबन 20 साल उम्र है हमारा। अच्छा, चलते फिरते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, पैदल चलता हूँ, पैदल रेडी चलाता हूँ, सब्जी का रेडी। सही है, हम सर से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, ऑल्दो कि ये मेडिसिन भी ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका शुगर। देखिए, आपकी ब्लड प्रेशर ना कंट्रोल होने की 2 वजूहत है। ठीक, या आप ब्लड प्रेशर नहीं ले रहे ना, दवाइयाँ नहीं ले रहे बाकायदगी से, जो टाइम है उस पर, और कभी छोड़ देते हैं, एक दिन ले ली एक दिन ना ली, या फिर अपनी एहतियात नहीं कर रहे। यानी इसके एहतियात क्या है कि आप नमक का इस्तेमाल कम करें, आपके खाने में तरकारी में नमक हो, आटे चाय में नमक ना हो, आटे में तो और बिल्कुल किसी चीज़ पे नमक लगा के या डाल के ना खाएं। सैलेड पे बिल्कुल, हम तो सेब पे भी डालते हैं, हम आम पे भी डालते हैं, हम हर फ्रूट पे भी डालते हैं नमक। नमक की आदत है। एक जो आम इंसान है, एक उसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, नमक, चाहे वो तरकारी में हो या किसी और चीज़ में हो, एक जो होती है चाय वाला चमचा होता है, टीस्पूनफुल, इससे ज्यादा मिकदार पूरे दिन की 24 आवर की रिक्वायरमेंट। एक चम्मच छोटा वाला छोटा जो, यानी आप देखें ना, हम जो चीज़ें जितनी भी पूरे दिन में खाते हैं उनमें नमक होता है, नाश्ते में होता है, फिर आप तरकारी खाना 3 दफ़ा खाते हैं उसमें भी होता है, ब्रेड में होता है, एडेड होता है बीच में। सर, एक और कॉलर है और इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। जी, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। ये मेरे सर के जो कानों में शोर होते हैं, डॉक्टर साहब से ये पूछते हैं, ये ब्लड प्रेशर की अलामत है कि क्या है? आपका सवाल समझ में नहीं आया, दोबारा से पूछिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरे सर में और कानों में शोर जैसा होता है। ठीक है, आपके सर और कानों में शोर होता है। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? ब्लड प्रेशर आपने चेक किया? ब्लड प्रेशर नॉर्मल है बोलते हैं, फिर भी लोग बोलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक इनका वो ENT का प्रॉब्लम है, कानों का प्रॉब्लम है। इन्हें चाहिए कि ENT स्पेशलिस्ट है उन्हें दिखाएं, उनकी चंद एक टेस्ट है वो करेंगे और कोई दवाई देंगे तो बहुत सारे लोगों में ये शोर जो है वो ठीक हो जाता है, दवाइयों से ठीक हो जाता है। पहले जो मरीज़ हम वो बात कर रहे थे कि जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, ठीक नहीं होता, और इसकी दवाई सारी उम्र जारी रखनी, सारी उम्र आपने खानी। उसकी खुराक ऊपर नीचे हो सकती है डॉक्टर के मशवरे के साथ, लेकिन बंद नहीं होती। और मैं हमेशा मरीज़ को कहता हूँ कि आप खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें। और अगर आप दवाई खाते रहेंगे तो कभी आपको इमरजेंसी नहीं होगी और इमरजेंसी में अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब मैं तो इसको कहती हूँ कि अगर आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया तो जिस तरह कि आपने कहा कि ये आपके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट को भी, आपकी किडनीज़ को भी। और यहाँ पर एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं संजना बात कर रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा मसला अपना। जी डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने का बेहतरीन तरीका क्या है, और ये जो व्हाट्सएप वगैरह में मशीन मिलती है, मॉनिटरिंग मशीन,
क्या ये ऑथेंटिक होती हैं या वो जो कहते हैं कि डॉक्टर्स के जरिए ही मॉनिटर करना चाहिए रेगुलर, तो थोड़ा सा गाइड कर लें तो बेहतर रहेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है, थैंक यू सो मच। जी सर, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो बीपी एपरेटस होता है जो कि बाज़ार में दस्तयाब है, डिजिटल जो होता है, तो वो लोगों को इजीली अवेलेबल है, खुद ही लोग उससे ले रहे होते हैं, तो क्या उसकी जो रीडिंग होती है वो ठीक होती है और क्या क्या करना उसकी आई चाहिए? थिंक उसकी रीडिंग ठीक होती है और कई दफ़ा वो फ्लक्चुएट करती है। उसकी 3 रीडिंग ले तो तीनों ही मुख्तलिफ होती है, ऐसा तो ही उन है। तीनों का आप एवरेज निकाल लें, यानी बहुत तीनों को important जमा बात है। करें और 3 से तकसीम कर दे, डिवाइड कर दे उसे, तो वो जो रीडिंग है उसको ये जो अच्छे जर्मन हैं, जापानीज़ हैं, अमेरिकन हैं, जो डिजिटल ऑपरेटर्स वगैरह हैं, ओमरॉन वगैरह का है, ये अच्छी रीडिंग देते हैं। और उसमें से जब आपको पता चले कि हर रीडिंग पे फ्लक्चुएशन है, तो फिर आप 3 लेके उसका एवरेज निकाल लें और कर लें। और जहाँ पे आपको फिर शक हो, जहाँ पे बहुत हाई आ रहा हो और बहुत लो आ रहा हो, तो मेरी फिर आपको ये मशवरा होता है कि नज़दीक जो आपके जीपी हैं या डॉक्टर्स हैं उनके पास चलें, ताकि वो मर्करी वाले से भी ज़रा चेक कर लें। और उसमें और बार बार चेक करना भी बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक, ये हमारे मरीज हैं घर में, जब एक दफ़ा आ जाता है इक्विपमेंट आ जाता है, फिर उसे खेलना शुरू कर देते हैं कि सुबह भी चेक किया, फिर चाय पी, फिर भी चेक किया, दोपहर को भी चेक किया, फिर शाम को फिर चाय पी, फिर चेक किया, उससे ब्लड प्रेशर आपका ऊपर चला जाता है। देखिए हर वक्त फ्लक्चुएट करता है, तो आपको टेंशन शुरू हो जाती है, मेरा तो ब्लड प्रेशर अभी ये था, अभी ऊपर चला गया। भाई ये ब्लड प्रेशर एक जगह पे फिक्स नहीं रहता। सर इसका सही तरीका आप बताइएगा। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बताइएगा। सोहेब हुसैन बोल रहा हूँ पिंडी से जी। मैंने पूछना था कि हम नाश्ते में क्या खा सकते हैं, कोई मक्खन, जैम, लस्सी वगैरह। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, ये क्या खा सकते हैं नाश्ते में? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये हमारे स्टूडियो से भी हमारे कैमरामैन साहब हैं जिन्होंने ये सवाल किया था, तो ये सवाल बहुत सारे लोगों का है। देखिए आई थिंक मैं सबसे ये कहता कि हमारा एक नाश्ता जो है वो ये जैम, मक्खन वगैरह, मक्खन तो खैर शुरू से था, ये जैम वगैरह हमारे बाद में आए। बड़े सादा सा होता था कि सुबह की रात की रोटी, रात का सालन पड़ा हुआ है, दही के साथ दूध के साथ खा लिया, अंडा भी बाद में आया। तो जितना इसे सादा रखेंगे वो बेहतर होगा। कभी कभार मक्खन लगाने में कोई, लेकिन मक्खन का भी पतली तय होनी चाहिए। और हाँ, एक दिन छोड़ के लिए, क्योंकि इन सब में चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो आपकी नालियों में जमा होगी और दिल की बीमारी होगी, फालिज की बीमारी होगी और टांगों की नालियाँ वो बंद होगी। ये वाला नाश्ता जो है सादा होना चाहिए और पानी जो है वो पीना चाहिए और दूध का एक गिलास जो है बगैर मलाई के डेली हो जाना चाहिए। और अगर अंडा खाते हैं तो अंडे की सफ़ेदी जो है, दिल वाले मरीज़ वो पूरा अंडा खा सकते हैं, लेकिन दिल वाले जो मरीज़ हैं वो सफ़ेदी रोज़ाना खा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन जर्दी खा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा तो कि आपने सफ़ेदी की बजाय 2 सफ़ेदी, एक की बजाय 2 खा लें, लेकिन जर्दी जो है वो पूरा अंडा हफ्ते में 2 से ज़्यादा ना खाए। और रात की रोटी और रात का सालन और चाय का कप ये साथ ले लें, अंडा ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैम लगाएं, कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी जैम लग जाए, उसको चेंज आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जैम कभी यही होता है कि जिसमें शुगर है उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुगर बढ़ा देगा। और शुगर फ्री जैम है वो इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको आदत है जैम लगाने की तो वो बेशक आप जैम लगाएं। यानी जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही बेहतर उतना ही सेहत के लिए। देखिए जब हमारे यहाँ सादा खुराक थी, सुबह सूखी रोटी होती थी, चाय का कप होता था या दूध होता था या दही होता था, उसके साथ खाते तो बेस्ट नाश्ता था। बिल्कुल। और जो हमारा वो सर बीमारियां भी बहुत कम थी, बहुत कम थी। 60 साल के बाद हार्ट की बीमारी होती थी, ब्लड प्रेशर का पहले पता नहीं चलता था। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर चौथे बंदे को ब्लड प्रेशर है और हम पता नहीं चलता। इसलिए जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें और चेक करके लिख दें। और कई दफ़ा होता ही है कि ब्लड प्रेशर सही तरीके से चेक किया तो आपको पता चलता है। देख सकते हो 40-90 से अगर किसी का 90 से ऊपर 50-95 है या 100 है तो उसे लिफ्ट नहीं कराता, ये ज़्यादा नहीं है, वो शुरू होता है ब्लड प्रेशर। अच्छा। और अगर उस लेवल पे आप स्टेज पे उस कंट्रोल करेंगे, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप रोज़ाना आधा घंटा वॉक करें, वजन को कम करें, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, नमक का इस्तेमाल कम करें और अननेसेसरी जो गुस्सा परेशानी ना करें। तो आप सिर्फ इन चीज़ों से ही बगैर दवाई के ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। दवाई की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है कि जब आपने ये सारी चीज़ें की हो तो ना कंट्रोल हो तो फिर उसके बाद आप दवाई शुरू यानी एक स्टेज है जहाँ तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ तक हम कंट्रोल करेंगे। और अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा तब डॉक्टर आपको दवाई देगा। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं ट्विटर से बात कर रहा हूँ।
जी बताइएगा। हाँ मैडम, ये डॉक्टर साहब से मालूम करना था कि मेरा भाई है छोटा, वो बहुत बीमार है, हार्ट का उसको जो है मसला है, तो उसका जो है ना वक्त के साथ दिल जो है सिकुड़ गया है। उसको जो है हम लोगों ने उसको आगा खान इधर उधर कार्डियो कराची भी घुमाया है, लेकिन अभी तक जो है उनका जो है सब ने हमें जवाब दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में इनका जो है ना वो नहीं होता है, इलाज ही नहीं है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब से मुझे काइंडली पूछ के बताएं कि इसके लिए पाकिस्तान में कोई इलाज है इसका, हार्ट ट्रांसप्लांट का मसला उनका। ठीक है, एक और कॉलर भी हैं, उनको भी लेते हैं। जी कौन कहाँ से बात करें? जी डॉक्टर से बस कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी अपना मसला बताइएगा। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब यहाँ तशरीफ लाए लोगों को मुफ्त मालूमात दे रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है सर कि जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको आपका क्या पैगाम है? वो बहुत सारे डॉक्टर्स मरीजों को मुकम्मल मालूमात नहीं देते हैं, कार्डियक डिजीज से रिलेटेड या जो प्रिवेंशन है उससे रिलेटेड या कंप्लायंस से रिलेटेड। जी जी, मेरा आई थिंक ये बड़ा आपका प्रैक्टिकल सवाल है और मेरे जो डॉक्टर कॉलीग्स हैं उनके लिए ये, मैं नॉर्मली अगर मेरा जब क्लिनिक होता है तो मैं उसमें से 5-10 मिनट 15 मिनट निकाल के तो एक जनरल खताब होता है उनके साथ, मरीजों के साथ, और उसमें मैं उन्हें बताता हूँ कि जी के क्या करना है, डूज एंड डोंट्स बताता हूँ कि सबको इकट्ठा एक दफ़ा बता दिया, नमक का कम इस्तेमाल करें, चिकनाई का कम इस्तेमाल करें, हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा गोश्त ना इस्तेमाल करें, वॉक करें आधा घंटा डेली, सिगरेट है तो वो बंद कर दें, नींद 6 से 8 घंटे पूरी करें, और मैं जो दवाइयाँ लिख के दूंगा वो दवाइयाँ अपने बाकायदगी से खानी है। हमारा सबसे जो मेन इशू आई थिंक यंग डॉक्टर्स को जो इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि मरीज़ को थोड़ा सा टाइम दें, और मरीज़ को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे उस वक्त तक ना आपका नुस्खा इस्तेमाल करेगा, ना उसको आपकी दवाइयों का असर होगा, ना ही उसको समझ आएगी, ना ही उसे समझ आएगी। उसे जब बताएंगे तो फिर जाके, मैंने देखे मैं अपने गांव में क्लिनिक करता था, और गांव में जब मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब मेरे आई थिंक गांव में बार बार बताया, 1980 से मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, और बार बार बताने से अब मेरे गाँव के बहुत सारे बंदे ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, बहुत सारों ने सिगरेट छोड़ दिया है, और बहुत सारे जो अपनी दवाइयाँ वो बाकायदगी से ले रहे हैं, तो वो कंट्रोल में रहते हैं बहुत। और जब मरीज का आपका जो है दवाइयों के साथ कंट्रोल में रहता है तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, और फिर उसकी इमरजेंसीज वगैरह जो है वो कम हो जाती है। तो मेरा डॉक्टर्स को यही मशवरा है कि मरीज को अवेयरनेस पहले बताएं, और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो आपको बीमारी है ये 1-2 दिन की, महीनों की, सालों की बीमारी नहीं है, ये सारी उम्र की बीमारी है, और इसके लिए आपने दवाई बाकायदगी से लेनी है, और ये कंट्रोल तब होगी जब आप दवाई लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं कंट्रोल होगी। इसलिए आप खाना भूल जाएं लेकिन दवाई ना भूलें, और अपनी दवाई जो है वो बाकायदगी से लेते रहें। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सर मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि डॉक्टर का तो काम है दवाई देना, और वो हमें दवाइयों पे लगा देगा और फिर हम दवाइयाँ लेते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि बीइंग डॉक्टर्स वी आर हेयर टू हेल्प यू। हमारी कोशिश होती है कि पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। जिस तरह कि सर बार बार इस चीज़ पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि आपने वॉक करनी है, नींद पूरी करनी है, आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, और उसके बावजूद अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर मजबूरन आपको दवाई खाना पड़ेगी। और ये यहाँ से बात आगे उसकी वो बढ़ाता हूँ कि आप जो दवाई हम आपको देते हैं ना मरीज को, हमें पता होता है उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जिनके ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं वो हम नहीं लिखते, बहुत मजबूरी में लिखते हैं, और फिर बता भी देते हैं कितने अरसे के लिए लेनी है, बंद कर देनी है। आपको वो दवाइयाँ लिखते हैं लाइफ लॉन्ग जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वो टाइम प्रूवन और टेस्टेड दवाइयाँ। हाँ, उनके साइड वो कहते हैं जी मेरे जिगर का क्या बनेगा, मेरे गुर्दे का क्या बनेगा। ये बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो टेस्टेड होती हैं कि इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, और बहुत सारे के साइड इफेक्ट डॉक्टर साहब को पता होता है, जिसको लॉन्ग टर्म देना होता है, महीनों या सालों के हिसाब से देना होता है, वो फिर उसी हिसाब से गाइड करके देते हैं। तो दवाइयाँ फ़ायदा बचाती हैं, नुकसान ना दवाई खाना बहुत ज़्यादा नुकसान। सही सर। और जिस तरह के हम यहाँ पर एक कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिए। जी कौन कहाँ से बात करें? शहादत अली बात कर रहा हूं जी बताइएगा। पिछली फरवरी को मेरे हार्ट, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आप दोबारा कॉल कीजिएगा हमें। जी सर, नाश्ते की मैं बात कर रही थी, तो एक सिंपल सा रूल ये है कि अगर नाश्ता खाकर आपको एक हैवी फीलिंग आ रही है और आपको एक बोझ सा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने ओवर ईटिंग कर लिया, और वो नाश्ता जो है वो मुज़र सेहत है, आपके लिए अच्छा नहीं है, तो कम खाइए। अच्छा सर, ये जेनेटिक्स का भी कोई रोल होता है? क्योंकि हमने कहा कि नमक आपने बताया कि 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी की फैमिली में ब्लड प्रेशर का मसला है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? इससे भी कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए?
उसमें ये अच्छा सवाल है। जिनकी फैमिली का मतलब ये है कि आपके वालदैन, बहन भाई या आपके ददयाल ननियाल में फर्स्ट कज़न्स को जो है ये प्रॉब्लम है, तो आप शुरू से ही खुराक को कंट्रोल करके रखें। आप नमक का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, वज़न ना बढ़ने दें, सिगरेट नोशी ना करें, तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर हो ही ना। और अगर उन्हें हुआ है ब्लड प्रेशर तो आपको 10 साल के बाद लेट ब्लड प्रेशर हो और फिर आपको दवाइयों की भी कम ज़रूरत पड़े, या पड़े भी तो कम डोज में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो जाए। देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी वजह होती है, हम जब ये बाहर वाला जो खाना होता है ना, हमारे शादियों वाला या मग वाला और देग वाला जो खाना होता है या केटरिंग वाला जो खाना होता है, ये खाना वो ऐसा होता है जिसमें नमक बहुत ज़्यादा और मसाले बहुत ज़्यादा। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात करें? जी मैं राजा कुवैत से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी मेरा है कि मेरा होता है वो इसका क्या है? आपके सवाल की समझ नहीं आ रही जी, सवाल रिपीट करें प्लीज। बहुत ज्यादा लोग सर में दर्द है, ये क्या इशू है? अच्छा, आपका ब्लड प्रेशर आप कह रहे हैं लो हो जाता है और सर में दर्द होता है? जी सर ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आई थिंक सर का दर्द जी लो हो जाता है। ये नहीं इन्होंने बताया कि नहीं ब्लड प्रेशर है या क्या उसके आंखें उसकी दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से दवाइयों से लो होता है या वैसे लो होता है तो हेडेक होता है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर वाली होती हैं जिससे वैसे भी सर दर्द हो जाता है। आप ब्लड प्रेशर तो लो करती हैं लेकिन कई दफ़ा वो सर दर्द भी करती है, तो आपने वो जो मरीज़ को जो सूट करती है दवाई वो बदल के वो दवाई देनी होती है ताकि उसे इस तरह की तकलीफ ना हो। ये लो ब्लड प्रेशर जो है ना, ये नॉर्मली इस मिस नॉर्मल, ये बड़ी गलत चीज़ है, होता नहीं है, नॉर्मल होता है। देखिए आपको ब्लड प्रेशर लो होता है जब पसीना बहुत ज़्यादा आ जाए, इलाज तो बड़ा आसान है, आपने बताया है कि नींबू पानी पिए और वो ठीक हो जाएगा। और या आपको पेट खराब हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो, उससे आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है जब पानी ना ज़्यादा पिए। वो चीज़ें आप पानी वानी पी लें तो वो ठीक हो जाता है। और ये जो होता है ना लो ब्लड प्रेशर के लिए, अभी एक्चुअली ये जो गड़बड़ हुई है कि मेल प्रैक्टिस वाला जो सिलसिला है कि जो जी लो ब्लड प्रेशर करके तो आप एक ड्रिप लगा दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। उसका साइकोलॉजिकल एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, मरीज कहता है टीका लग गया बस मैं ठीक हो गया। स्पेशली खवातीन में सर हर जगह पे यही चीज होती है। और उसमें आई थिंक जैसे डॉक्टर साहब का सवाल था कि आती हैं तो काफी खुश होती हैं और फिर घर वाले खातिर तवाज़ु भी करते हैं। हाँ एग्जैक्टली मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब खातून आती है तो मैं स्ट्रेट वे उसको रिजेक्ट नहीं करता कि आपको कुछ नहीं है। सही। क्योंकि वो मेरे पास जो है ना उसके लिए वो एक एस्केप होता है, वो उसके स्ट्रेसेस होते हैं, वो स्ट्रेसेस जो है वो घर पे नहीं मैनेज हो सकते। ऐसा ही है। और आपके पास जब आती है तो वेंट आउट करना चाहती है, आप उसे बताओ कुछ चीज़ है, और जब उसके घर वालों को पता चला कि बीमार है तो शायद उस पर हाथ हल्का रख और वो उसको रेस्ट मिल जाए, उसका काम जो है उसको जरा फटीग जो थक गई है सपोर्ट मिल जाए। देखो हमारे यहाँ जो ख्वातीन है सुबह से लेकर शाम तक चलती हैं, रात का खाना खिला के सुबह सवेरे उठती हैं और फिर उसके बाद नाश्ता करवाती हैं, तैयार करती हैं। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइएगा। मैं कोई रात तारक बोल रहा हूँ। मैं अपना एंजियोग्राफी कराया थी, वो देखना उन्होंने दस्या कि एक वाल तो बंद है 100% से एक 70%। ठीक है, उसका कोई इलाज उन्होंने किया, कोई स्टेंट वगैरह डाला है? कोई उन्हें स्टेंट नहीं कराया, कोई रात डॉक्टर को लेना कि उन्हें रिपोर्ट ठीक नहीं होंगी तो आंधे स्टेंट नहीं पै सकता, बाईपास होना है। अच्छा, बाईपास का कहा है उन्होंने, ठीक है जी हाँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो डॉक्टर साहब मशवरा ठीक है, हम पूछते हैं डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक नॉर्मली तो जो डिसीजन होता है आप करते हैं वो आप सीडी देखते हैं एंजियोग्राफी की, एक उन्होंने बताया कि एक 100% बंद है, एक 70% बंद है, और अगर आपकी मेन नाली जो है 100% बंद है और उसके खुलने के चांसेस एंजियोप्लास्टी से कम है तो फिर सर्जरी एडवाइस की जाती है। तो उसमें से नॉर्मली तो यही होता है कि आप मशवरा उस वक्त दे सकते हैं जब आपने सीडी देखी हो और सीडी का पता होगा क्या वो जो 100% है उसके खुलने के कोई चांसेस हैं कि नहीं है। अगर खुलने के चांसेस, स्टेंट डालने के चांसेस है तो फिर स्टेंट डाल लेते हैं कोशिश करके। उसका 100% जब बंद हो तो 50-50 चांस होता है उसका खुलने का, लेकिन अगर आप एक ट्राई करें तो हो सकता है कि उसमें से कोई चैनल मिल जाए और खुल जाए और उसमें स्टेंट डाल जाए। लेकिन वो नहीं है, अगर ज़्यादा इस तरीके से बंद है कि उसके खुलने के चांसेस कम है तो फिर बाईपास जो है वो करवा लेना चाहिए। सही। और नेक्स्ट कॉलर है यहाँ पर हमारे साथ। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं?
सर कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, आपने कहा कि इनको बाईपास अगर कहा गया है तो फिर डेफिनेटली आपका एक आई थिंक कॉलर था जिसका था कि मैं टनामन 50 ले रहा हूँ, मैं चेक नहीं करवाता हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर मैं घर ही चेक करता रहूँ। बिल्कुल, ये चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। सही। हर 3 महीने के बाद जरूर चेक करवाएं। रीज़न बीइंग कि आपके टेस्ट होते हैं, बेस लाइन टेस्ट होते हैं। आपका किडनी ख़राब हो रहा होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ख़राब रहा होता है, आपकी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, आपकी कोई ब्लड सीपी में कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है, तो ये टेस्ट आपको बताते हैं और साथ ही साथ फिर आपकी मेडिसिन जो है उस हिसाब से एडजस्ट की जाती है। तो चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको साल में 1 या 2 दफ़ा अपनी आंखें ज़रूर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि आंखों के ऊपर असर होता है, नज़र कमज़ोर होती चली जाती है और पीछे जो है आंखों के पर्दे पे और नालियों पे ब्लड प्रेशर का असर होता है, जिसमें से नज़र कमज़ोर होती है। तो वहाँ से भी एक इंडिकेशन होती है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर टाइट अच्छा कंट्रोल जा रहा है। अगर अच्छा कंट्रोल जा रहा है तो पीछे उसके आंखों पर असर नहीं होगा, अगर पुअर कंट्रोल जा रहा है तो पीछे से आंखें ख़राब हो रही। बहुत अच्छा कि आपने बता दिया कि शुगर के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ इन दोनों को अपनी आंखों का मुआयना करवाते रहना हर 6 महीने के बाद जरूर करवा लेना। ठीक है। अच्छा सर, हमारे ना बहुत दूर दराज इलाकों से लोग हमें कॉल कर रहे हैं, इवन क्वेटा, गिलगित और कश्मीर से, तो इस वजह से लाइन में बाज़ औक़ात इंटरप्शन आ जाती है। उसमें मेरी आई थिंक मशवरा ये होगा कि उन्हें रिक्वेस्ट उधर ही करें जहाँ पे कॉल रिसीव कर रहे हैं कि आप दोबारा करें, और जब वो क्लियर हो जाए और हम उन्हें सुन सके, क्लियरली सुन सके, ताकि उन्हें सही मशवरा हम दे सकें, तो फिर कॉल लगा के ट्रांसफ़र करें। जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी ऐसी जगह से अगर हमें कॉल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर सिग्नल्स अच्छे आ रहे हों। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बताइएगा। तो मुझे रीडो सर्जरी मेरी हुई है, 2 टाइम्स माइट्रल वॉल मेरे में डला है। ठीक है। तो अब मसला ये है कि मुझे टैकाकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया हो गया। बैठे बैठे हार्ट रेट मेरा 145 से ऊपर हो जाता है। ठीक है। और फिर कुछ दिनों के बाद बैठे बैठे 20 पे चले जाता है। सही। तो उसके लिए, और मुझे ब्लड प्रेशर भी है तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे क्या एडवाइस करेंगे? ठीक है। एज कितनी है आपकी? 45। और कब ऑपरेशन कब हुआ था आपका? रीडू दोबारा कब हुआ था? रीडू कब हुआ था? मेरा भी जनवरी 17 जनवरी 2022। सही। दवाइयाँ ले रहे हैं आप अपनी बाकायदगी से? कौन कौन सी? जी मैं ले रहा हूँ। कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं आप? एक मुझे कार्सेल शुरू करवाई थी FIC के डॉक्टर साहब ने। सही। क्या डोज है उसकी? 50 mg सुबह, 50 mg शाम। अभी भी खा रहे हैं? अभी भी ले रहे हैं आप? जी ले रहा हूँ। और इजी डे। ठीक है। इजी डे कितनी ले रहे हैं? इजी डे में ले रहा हूँ 25 mg सुबह, 25 mg शाम। सही। तो आप वॉक वगैरह कर रहे हैं? वार्फिन लेता हूँ। वॉक में करता हूँ तो मेरा हार्ट रेट एकदम तेज हो जाता है। ठीक है, आप अवॉइड कर रहे हो। सिगरेट नोशी वगैरह तो नहीं कर रहे? कोई शुगर का मसला? ठीक है, हम आपके सवाल का जवाब। मैं एक्चुअली वकील भी हूँ, तो मुझे लोगों के स्ट्रेस बड़ा आता है जब उनको इंसाफ नहीं मिलता, तो वो उस वजह से मैं बड़ा मायूस हो जाता हूँ। सही। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी, आई थिंक ये बड़े यंग वकील हैं, 45 ईयर्स, और 2 ऑपरेशन इनके हो चुके हैं, 2 दफ़ा वैल इनका बदल चुका है, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, और उसमें से वाकई इनके जो प्रॉब्लम्स है वो जनरल प्रॉब्लम्स है। एक तो ये है कि इनके डॉक्टर्स जिन्होंने सर्जरी की और प्लस इनके जो कार्डियोलॉजिस्ट उनको दिखाने की ज़रूरत है। जो कार्सल है वो हार्ट रेट स्लो करती है, और टैकीकार्डिया जो हार्ट रेट ज़्यादा उसको कंट्रोल करती है। आई थिंक उसकी डोज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ जो है देखने की ज़रूरत है कि इनका 24 घंटे का एक हमारा टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं होल्टर मॉनिटर। होल्टर मॉनिटर जो है वो 24 घंटे की आपकी दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करता है। वो जरूरी है। वो देखता है जी कि इनका जो लोएस्ट होता है क्या वजह है, और जो हाई होता है क्या होता है। कई दफ़ा होता है कि जो कंडक्शन सिस्टम जो है, दवाई का तो असर है, कार्सल कर रही है, स्लो कर रही है, लेकिन कंडक्शन सिस्टम डिस्टर्ब्ड होता है, और कई दफ़ा इसे हम वो 6 साइनस भी कहते हैं, और जो ब्रैडी-ट्रैकी सिंड्रोम भी कहते हैं। इस सूरत में कई दफ़ा पेसमेकर डालना पड़ता है। सही। सर, यहाँ पर एक और कॉलर है, इनको मैं कंप्लीट कर दे। अगर ये ऐसी चीज़ हो तो फिर इनका ये करना पड़ेगा, एक दफ़ा ये होल्टर मॉनिटर ज़रूर करवा लें। सही। और डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। ज़रूर दिखा लें, दिखाने की ज़रूरत है। और ये वर्किंग वकील है, कोर्ट में डेली जाते हैं, इनको फिट होना चाहिए, 100% फिट होना चाहिए। सही। तो आपने सुन लिया, सर ने कहा है कि आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, ताकि आपकी जो अगर दवाई एडजस्ट करने की ज़रूरत है वो करें, और अगर पेस मेकर की ज़रूरत खुदा न ख्वास्ता आपको पड़ती है तो फिर वो लगवा लें। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम।
जी बताइएगा। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि मेरी वालदा की एज है तकरीबन 72 है। सही। और इनका ब्लड प्रेशर का मसला है पिछले कोई 15-20 साल से। तो आप कोई 1 ईयर हो गया है, इनको आप ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो गया है। 75 पे आता है, 120, 115 पे आ जाता है। ठीक है। तो आप उसकी वजह से उनको वीकनेस फील हो जाती है, जैसे गनुदगी होती है ये, हालांकि उनका ब्लड प्रेशर पहले कभी 140 से नीचे आया ही नहीं था। और नीचे वाला जो है वो भी 95, 90, 85 पे रहता था। कौन सी मेडिसिन ले रही हैं वो? मेडिसिन तो मेरे कुछ बड़ा आसान सा नाम है। सही। तो या तो डॉक्टर को दिखाया है आपने उनको? जी बिल्कुल, उन्होंने लास्ट टाइम तो उन्होंने ये कहा था कि इनको आप मतलब कोई ऐसा कोर्स करवाएं जिससे इनकी ताकत बहाल हो जाए। सही। तो इनकी डाइट का करेंगे बिल्कुल। लेकिन फ्लूइड इनटेक वगैरह ठीक है उनका? खाती पीती सही है? नींद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी डाइट अच्छी है, नींद ठीक करती हैं। लेकिन यही इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी कि वो गनुदगी हो जाती है, ईशा की नमाज पढ़ते हैं अक्सर उस वक्त मसला होता है, उनको थकावट हो जाती है। हम आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आई थिंक जैसे हमने पहले कहा था कि जब आप सवाल कर रहे हो और पता हो कि जी कि ये मसला हो रहा है तो आपके सामने नुस्खा पड़ा होना चाहिए ताकि आप हमें दवाइयाँ बता दें। तो हो सकता है उसी नुस्खे में से हम आपको मशवरा दे दें कि फ़लाँ कम कर दें, फ़लाँ को ज़्यादा कर दें और आपको उसका फ़ायदा हो। और जब आपको दवाइयाँ नहीं पता होती तो फिर हम आपको यही मशवरा देते हैं कि आप वापस डॉक्टर साहब के पास जाएं ताकि वो आपकी दवाई एडजस्ट करें। और इनका जो वालदा वाला मसला है कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। अभी 110, 71, 18, 70 ये नॉर्मल है। हाँ, कमज़ोरी महसूस होती है तो फिर दवाइयाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई थोड़ी सी उसकी डोज एडजस्ट करनी पड़े और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएँ और वहाँ उनकी वो दवाई डोज एडजस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ये वाला जो इशू, वीकनेस वाला इशू और लो ब्लड प्रेशर वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, ओल्ड एज में ये होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहा होता है, जिस तरह के उम्र रसीदा अफराद को कई मसाइल का सामना होता है, तो उसकी वजह से भी पोस्टरल हाइपोटेंशन हो जाती है जिसकी वजह से पोस्टरल हाइपोटेंशन तो बहुत है। देखिए जब आप 60 से ऊपर जाते हैं ना तो जब आप बैठ के खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आते हैं, आपका ब्लड प्रेशर टांगों में ड्रॉप कर जाता है। बिल्कुल। और जब दवाइयाँ लेते हैं ब्लड प्रेशर की तो और ज़्यादा ड्रॉप करता है। तो वो आपने एडजस्ट करना होता है। आपने कुछ एक्सरसाइज बैठ के खड़े होकर करनी होती है, फिर उन दवाइयों के साथ एडजस्ट करना होता है। और स्पेशली ये उस वक्त हादसा होता है कि अगर आप रात को जब उठते हैं अपने बेड से बाथरूम जाने के लिए सोए हुए अचानक उठ के जाते हैं तो एकदम आपका ब्लड प्रेशर टांगों में जाता है। मजीद बात हम जरूर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा। मैं हार्ट पेशेंट हूँ। 2021 में मुझे स्टंट डाला गया, लेकिन अब मेरा बीपी नीचे का नील हो जाता है। ठीक है, कितना होता है आपका बीपी? इस दफा तो 1 अगस्त को हो गया था 70 नील, तो मुझे इमरजेंसी में लेके गए तो बीपी मेरा नॉर्मल हुआ, तो फिर सीटी ले दी, ना बैटरी डाली, ना पहले बाईपास कहते थे अब ना बाईपास को कहते हैं। अच्छा, दवाइयाँ आप सही से ले रही हैं? कौन सी दवाइयाँ ले रही हैं? मैं दवाइयाँ वीजा ले रही हूँ शुगर के लिए, मुझे शुगर भी है। ठीक है। और जो उधर हॉस्पिटल से मिलती है ना, हम गरीब बंदे हैं वही दवाई लेते हैं, बाहर की जो देते हैं वो भी ले लेती हूँ। ठीक है, यानी आप दवाइयाँ ले रही हैं उसके बावजूद आपको ये हो रहा है। तो जब आप हॉस्पिटल गई तो उन्होंने कोई आपकी दवाइयाँ एडजस्ट वगैरह की, कोई और दवाइयाँ ऐड की? हाँ जी, दी। एक गोली सिरप बदली है उन्होंने। ठीक है। और स्पेरोमाइड बंद किया उन्होंने, स्पेरोमाइड फिलहाल बंद करें। सही। तो आप सर से क्या पूछना चाहती हैं? मैं काइंडली मुझे बताएं भी मैं क्या करूं, बैटरी डलवाऊं, क्या करूं? सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। आई डोंट नो इनका मसला क्या था। अभी एक्चुअली कोई बताया होता कि जी बैटरी किस लिए डलवाना चाहती हैं, क्या पेसमेकर है, कई दफ़ा हार्ट कमज़ोर होता है, हार्ट फेलियर होता है तो उसके लिए बैटरी डलवाते हैं, कई दफ़ा आपका रिदम ख़राब होता है उसके लिए आप बैटरी डलवाते हैं, कई दफ़ा आपकी हार्ट ब्लॉक होता है जिसमें इतना स्लो हार्ट होता है कि बगैर बैटरी के चल नहीं सकता। सर ये वही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा लो हो गई थी इनकी हार्ट बीट, तो ये आपसे ये पूछना चाह रही है कि बैटरी डलवाना सेफ है या नहीं? वो नहीं सेफ है जी। जहाँ पे एक देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कई दफ़ा
दवाइयों की वजह से आपका हार्ट रेट स्लो होता है। तो दवाई बंद करने से ठीक हो जाए तो बैटरी डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहीं कोई ऐसी दवाई तो नहीं है ले रही जिससे इनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है और बैटरी की ज़रूरत नहीं है। दवाई को बंद करेंगे तो इनका हार्ट रेट ठीक हो जाएगा और बैटरी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो देख लें पहले कि डॉक्टर साहब भी उन्होंने एडवाइस की है कि क्या उन्होंने दवाइयाँ सारी चेक कर ली हैं, दवाई कोई वजह तो नहीं है हार्ट रेट स्लो होने की। अगर वो वजह तो बंद कर, ज़्यादातर जो है दवाइयाँ बंद करने से वो ठीक हो जाता है। हम भी ऐसे ही मरीजों का इंतजार करते हैं, दवाई को बंद करते हैं, 2-4 हफ्ते इंतजार करके उसके बावजूद अगर हार्ट रेट स्लो तो फिर, क्योंकि बैटरी एक फॉरेन बॉडी है, अगर उसकी ज़रूरत है तो है, फिर ज़रूरत फिर डाले, लेकिन नहीं ज़रूरत तो फिर नहीं डालनी चाहिए। सर यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला हमीद गुल है, मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। वालेकुम और अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ट्रीटेड माय बोथ पेरेंट्स जनरल हमीद गुल और मिसेस हमीद गुल को इन्होंने ट्रीट किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरा गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा यंग जनरेशन को जरा गाइड कीजिए, जो लोग 20s में हैं या मिड 30s के अंदर हैं, उन लोगों को बिल्कुल इल्म नहीं है कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज उनका लाइफस्टाइल, फास्ट फूड और काउच पोटैटो बनना क्योंकि मजबूरी है, आजकल इंटरनेट से लोग जुड़े हैं, ऑनलाइन सर्विसेज पे काम हो रहा है और मोर और लेस उनकी जो डेली एक्टिविटी है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। तो डॉक्टर साहब अगर उसमें गाइड करें अपने एक्सपीरियंस के जरिए, और मैं डॉक्टर साहब का ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने RMC को जिस तरीके से अरूज पे पहुंचाया है, मैं वो भी, और जो खासतौर पे जो हार्ट का इन्होंने अभी रावलपिंडी के अंदर जो काम किया, यकीनन वो काबिल सताइश है। हम शुक्रगुजार हैं। यू आर अ नेशनल हीरो एंड वी सैल्यूट यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अब्दुल्ला साहब थे, आई थिंक ये बहुत अजीम माँ बाप के बेटे हैं, जनरल हमीद गुल के बेटे हैं, इनके दोनों पेरेंट्स मेरे पेशेंट थे। और अब्दुल्ला साहब भी माशाल्लाह ये सोशल वेलफेयर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और ये इनका जो क्वेश्चन है वो इंडिकेट करता है कि ये वर्ड हैं अब यंग जनरेशन के बारे में वर्ड, और बड़ा सही सवाल था, आई थिंक बड़ा जेन्युइन किस्म का सवाल था, वैलिड सवाल था। अभी तक आई थिंक यंग जनरेशन में जो खाने पीने की और एक्सरसाइज की जो बेरा रवि है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चों में भी सर वही बच्चों वाली बात है कि टाइम पे सोना नहीं है, खाना घर का खाना नहीं है, बाहर जंक फूड जाके खाना है, रात को 2 बजे आके वापस आना, लेटना सोना है, रात को लेट तक वो आपने जो है वो गेम्स आपने करनी है, और फिर एक्सरसाइज का नाम ही कोई नहीं है। ये जो चीज़ें आई थिंक वो सुबह रात की 6-8 घंटे नींद पूरी करनी, सुबह 7-8 बजे सोना, और हमारा आई थिंक रिलीजन ऐसा है, ज़बरदस्त किस्म का रिलीजन है, शाम को आपको कहता है टाइम पे सो जाएं, शाह की नमाज़ पढ़ें, खाना खाएं, सो जाएं, सुबह फजर के वक्त उठें। आप जब तक लोग उठते हैं 8-9 बजे तक आपके आधे काम ख़त्म हो चुके होते हैं, और आपकी जो उसकी फिज़िकल हेल्थ है, जो आपकी सेहत है, उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट है कि आप एक्चुअली कोई काम पूरे दिन में रहता नहीं जो ना हो सकता, आप 24 को 48 घंटे बना लेते हैं, आपकी सारी बीमारियां भाग जाती है। और एक्सरसाइज जो है वो डेली वो मस्ट है। एक तो यह है कि आप फास्ट फूड खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कभी कभी घर का खाना जो है वो ज़रूर। जी जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फिदाउद्दीन बात कर रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर FBR फैसलाबाद से। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बताइएगा। मैंने 3 साल पहले ना, मेरी 50 एज है, मैंने 3 साल पहले टीम्स इस्लामाबाद से बाईपास करवाया था। ठीक है। मेरी 3 बहनें ब्लॉक थे। सही। मेडिसिन में खा रहा हूँ, ओग्रेल प्लस है, कनकोड 2.5 है, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो मैं रुगिस्टा 10 mg और साथ में कैम्पेट 100 mg जी मैं ले रहा हूँ। सही। ये मैं तकरीबन डेली बुनियाद पे लेता हूँ। फिर भी कभी कभी कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ जाता है, 500 तक भी चला जाता है मेरा जो TG है। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है जबकि आप दवाई भी ले रहे हैं? ठीक है। ये दवाई की आप जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन खा रहे हैं उसकी डोज जरा बता दें, क्या डोज ले रहे हैं? डोज में लेता हूँ जब ये बढ़ जाता है तब मैं लेता हूँ 600 mg, तकरीबन 10 से 15 टैबलेट लेता हूँ डेली बेसिस, एक रोजाना। जी ठीक है। उसको अच्छा आप कोलेस्ट्रॉल TG बढ़ जाता है तो जी जब बढ़ जाता है तब आप लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं क्या मेडिसिन? अब फिर छोड़ देता हूँ, मतलब 15-20 दिन खाया, फिर वो मैंने ना खाई TG, फिर अपना इसके लिए आपने खुद ही मसला बता दिया अपना।
आपने खुद ही सवाल का जवाब आपने बता दिया। जी सर, आप जी आई थिंक इनका बड़ा अच्छा, आई थिंक वेरी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपने कॉल किया। और उसमें से देखें 2-3 चीज़ें होती हैं। हम कोलेस्ट्रॉल को कोशिश, हमारी शुरू में कोशिश ये होती है कि हम उसे खुराक से कंट्रोल करें और एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, कि अगर उससे नीचे आ जाए जो रेंज हमारी रिक्वायर्ड है तो फिर हम उसे दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उसकी रेंज आप देखें 35% को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, 65% आपके जिस्म के अंदर बनता है, लिवर बनाता है। बिल्कुल। अगर आपकी एक्सरसाइज और खुराक से और ये कंट्रोल ना हो, आपने डाइट भी अच्छी ली, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी कंट्रोल ना हो, तो फिर आपको दवाई लेनी पड़ती है और फिर वो दवाई लगातार लेनी पड़ती है। बिल्कुल। और वो दवाई खाएंगे तो कंट्रोल होगा, अदरवाइज नहीं कंट्रोल होगा। तो मेरा इनको यही मशवरा है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि मरीज ट्राई करे डाइट, खुराक और एक्सरसाइज, और कंट्रोल हो जाए तो फिर ऐसे ही कंट्रोल करके रखे, और अगर नहीं कंट्रोल होता फिर दवाई ले, और दवाई बंद करने से दोबारा ऊपर चला जाता है तो फिर आपको सारी उम्र दवाई की जरूरत होती है। उसकी डोज एडजस्ट कर ले, कम कर लें, लेकिन उसले लेकिन साथ ही साथ अपने जो लिवर के टेस्ट हैं वो साथ करवाते रहे। देखें ये जो हमारी कोलेस्ट्रॉल वाली दवाइयां ना, इनका कुछ लिवर के कुछ मसल पे इफेक्ट होता है, बड़े कम लोगों को होता है, आई थिंक लेस देन 1 or 2% को होता है। वो हम अगर ये टेस्ट करते रहे पहले 1-2 महीने में हमें पता चल जाता है कि है इफेक्ट के नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो सेफ होता है, फिर वो सारी मरीज अच्छा सर, ये जो मेडिसिन हैं बीपी की, तो गुर्दों पर भी क्या इनका कोई असर होता है? गुर्दों के टेस्ट भी करवाने चाहिए? गुर्दों के टेस्ट तो बहुत जरूरी है जी। ब्लड प्रेशर का असर होता है, दवाई का हो ना हो, ब्लड प्रेशर का असर होता है। आपके जो टेस्ट है ब्लड प्रेशर वाले, जो मरीज है उसको ब्लड सीपी कंप्लीट पिक्चर, उसको ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, किडनी के टेस्ट हैं सारे, और यूरिक एसिड, ये जरूर करवाने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा कि आपने सारे बता दिए। अच्छा सर, हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे कि बच्चे आजकल बैठ के ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, और ऑफिस जॉब्स भी सर आजकल ऐसी होगी, और हम डॉक्टर्स भी ऑनलाइन क्लासेस सर 12-12 घंटे की ले रहे होते हैं। तो मैं यही यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हर 1 घंटे में थोड़ा सा खड़े हो जाएं, अपने बाजुओं को, अपने लेग्स को थोड़ा सा मूव करें, है ना सर? ये भी बेनिफिशियल है। आप जितनी एक्टिविटी कर सकते हैं आप करें, जिस तरह कि आप बता रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हम चलते फिरते रहें। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक जहाँ आपको मौका मिलता है, आप काम के लिए बाहर निकलते हैं, बाजार जाते हैं, कोशिश करें कि चलें, सवारी को कम इस्तेमाल करें। किसी बिल्डिंग में जिसमें ज़्यादा स्टोरी बिल्डिंग है उसकी सीढ़ियाँ इस्तेमाल करें, लिफ्ट को गाड़ी दूर पार्क करें, गाड़ी दूर पार्क करें, ताकि 15 मिनट जाना पड़े, 15 मिनट आना पड़े, आधा घंटा आपकी वो वॉक हो जाए। लेकिन अपने लिए देखें, आप सेल्फिश हो, अपने सेहत के लिए टाइम निकालें, पूरे दिन में आधा घंटा जरूर निकालें, आधा घंटे से 1 घंटा सुबह या शाम को निकालें। और अगर दिन के वक्त काम के दौरान आपको टाइम मिलता है तो आप वो वॉक कर लें, अपने काम ऐसे करें जिसमें आपको चलना पड़ता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, और अपने लिए टाइम निकालेंगे तो सेहत है तो हर चीज़ है, अगर सेहत नहीं है तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते। और यही हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, सेहत सबके लिए। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को सेहतमंद बना दें, और उसका यही तरीका है कि चलते फिरते रहें, गाड़ी दूर पार्क करें, और इवन स्टेयर्स का इस्तेमाल हमने सर आजकल छोड़ दिया है, लोग लिफ्ट ले रहे होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चलें फिरें। अगर मेरे बस चले ना तो मेरा तो ये मशवरा होगा कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो है वो गाड़ियाँ मना हो और साइकिलें हो। हाँ। साइकिल चलाएं। साइकिल इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। आई थिंक जब ये साइकिल चलता था, लोग साइकिल पे आते थे, ये मोटराइज, ये मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, लोगों की सेहत ठीक थी। अब जो है हर बंदा बाइक पे है, साइकिल का चलाना बहुत कम है। वो मजबूरी की एक्सरसाइज होती थी जो सारे करते थे। और आई थिंक मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की अगर हों, अगर चाहते हैं कि पेट्रोल का कम इस्तेमाल हो, पोल्यूशन का कम हो, इस दोनों शहरों में रश कम हो, गाड़ियों का रश कम हो, तो लोगों को ये आप मशवरा दें कि साइकिलों पे आएँ और गाड़ी का इस्तेमाल कम हो। और अगर एक गाड़ी आए भी, हाँ यस, और गाड़ी आए भी तो उसमें एक बंदा ना बैठा हो, 4-5 बंदे बैठे हो, ताकि हर कोई अपनी अपनी गाड़ी लेकर ना आ रहा हो। ये चीज़ें बड़ी जरूरत है। जहाँ पे हमें अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे तो मेट्रो है और मेट्रो का बड़ा अच्छा रोल है। बसेस हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें से लोगों को वो सवारी मिल जाए और आ जाए। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। और मैं अब्दुल्ला साहब को ये इस पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूथ को इस पर लगाएं कि उन्होंने बाइक इस्तेमाल नहीं करनी, साइकिल इस्तेमाल करनी है, एक्सरसाइज करनी है, रात को टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। और ऐसे प्रोग्राम शुरू होने चाहिए कि हमारे यूथ जो है वो सेहतमंद रुझान की तरफ आए। और मैं आपको बताऊं कि कर रही है डेफिनेटली, तभी हमारा ये प्रोग्राम भी हो रहा है। नहीं, ये बड़ा पॉजिटिव किस्म का सिस्टम है। आई थिंक उसमें से हमारा जो है ना, ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब 20 साल 30 साल के बच्चों ने हार्ट अटैक के साथ आना शुरू कर दिया। और जब तक ये चीज़ें हम प्रिवेंशन में नहीं लाएंगे, देखिए हमारी ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो है ही है, उसमें लाखों खर्च होता है। हमारा जो सबसे सस्ता काम है जिसपे पैसा खर्च नहीं तो प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन पे गवर्नमेंट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्रिवेंशन पे जोर दे, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लेवल पे,
गांव के लेवल पे, मस्जिद के लेवल पे लोगों को ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात वहाँ पे होनी चाहिए। और वहाँ पे ये बात जब सबको पता चलेगा तो उन्हें पता जो कि हमारे रवैये क्या, जो बच्चा बड़ा होता है उसे पता हो कि मैंने सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या करना है। कॉलर है यहाँ पर हमारे साथ, जी बताइएगा कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इल्बास है। जी बताइए। मेरी उम्र 60 साल है। तो मेरे ब्लड प्रेशर हाई रहता है। कोई दवाई इस्तेमाल कर रही हैं आप? जी जी, साफवैक्स कर रही हूँ 5 mg की। ठीक है, तो आप कोई चाह रही हैं? कोई भी डे भी लेती हूँ। जी जी, तो मैं काफी परहेज करती हूँ, नमक से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ। मेरा ना ये दायां कंधा में बिल्कुल जाम हुआ हुआ है। ठीक है, 2 महीने हो गए हैं, बहुत दवाइयाँ ली हैं, मैदा खराब हो जाता है दवाइयाँ ले लेके। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, इनका मेन जो इशू था वो कंधे वाला था। सही, बिल्कुल। हाँ, इनको आई थिंक बहुत सारे ये शोल्डर से फ्रोजन शोल्डर हम कहते हैं, वो आपके कंधे जो हैं वो जम जाते हैं और बहुत सारे आप पेन किलर और दवाइयाँ लेते हैं दर्द वाली, उसका आराम नहीं आता और कई दफ़ा जो है फिर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और वो आर्थोपेडिक वाले जो है वो आप ज़रा आप किसी को दिखा लें, जो हड्डियों वाले डॉक्टर वो आपको दिखा लें। कई दफ़ा गोलियों से आराम आ जाता है, जब ना आराम आए, अगर आराम थोड़ा सा आ जाए तो फिर उसकी पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए और शोल्डर को घुमाना चाहिए। तो एक दफ़ा सीधा, एक दफ़ा उल्टा, 10 दफ़ा ये तो घुमाएं और एक्सरसाइज वो खुल जाए तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज ठीक होती है। दवाइयों का इस्तेमाल कम हो, वर्जिश का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। और अगर दवाइयों से आराम ना आए तो फिर ऑर्थोपेडिक जो है सर्जन है उनके मशवरे से दिखा के ताकि वो इंजेक्शन लगाए और आपको आराम आ जाए। प्रोग्राम का टाइम अब ख़त्म हुआ है। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने काफ़ी मुफीद गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, मुस्कराइए और चलते फिरते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।